नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत। साथ ही हम दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स और टॉप डॉक्टर्स के साथ आपके लिए एक्सक्लूसिव मुलाकात लेकर आते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं बच्चों पर इस बीमारी के खतरे के बारे में। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इस बीमारी से शायद, जो अब स्टडी दिखा रही है, शायद उतना खतरा ना हो तीसरी वेव में जैसा कि पहले चिंता हो रही थी, और दूसरी तरफ बच्चों में ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस टेंशन दे रहा है लोगों को, क्योंकि मुंबई में कुछ बच्चों में ब्लैक फंगस देखने को मिला है। 4 से 16 साल की उम्र के बीच के ये बच्चे हैं जिनमें म्यूकोरमाइकोसिस पाया गया। इनमें 14 साल की एक बच्ची भी है जिसकी इसकी वजह से आंख तक निकालनी पड़ी है, और 16 साल की एक बच्ची के पेट के हिस्से में ब्लैक फंगस पाया गया। और ये सारी चिंताएं इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इनको कोविड हुआ था, और कोविड के बाद इन दोनों बच्चियों को डायबिटीज भी हो गई थी, और उसके बाद ये म्यूकोरमाइकोसिस का केस सामने आया है। 4 और 6 साल के बच्चों की भी आंख निकालनी पड़ी है। सोचिए कितनी चिंता की बात है कि इतने छोटे बच्चों की आंखों पर असर पड़ रहा है। हम सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त डॉक्टर मनीष कुमार, जो कि ऑक्यूप्लास्टी के सर्जन हैं शरफ आई सेंटर दिल्ली से, और डॉक्टर जेसल सेठ भी जुड़ गई हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई की, जिनके पास ऐसे केस आए थे। डॉक्टर सेठ, आपसे शुरुआत करते हैं। इतने छोटे बच्चों में म्यूकोरमाइकोसिस हो जाना, तो ये सिर्फ जो पूरा चेंज शुरू हुआ है ये कोविड से शुरू हुआ और आखिर में जाकर के आंख तक निकालने वाली स्थिति पे आ गया? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हम नहीं बोल सकते हैं कि कोविड की वजह से है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस से कोविड से पहले भी होता था। वो एक वेल नोन फंगल इन्फेक्शन है, थर्ड कॉमन फंगल इन्फेक्शन है, और खास करके वो बच्चों में होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे डायबिटीज है या फिर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, जो कीमोथेरेपी है, या किसी और वजह से उनका जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम हुआ है। तो हमारे जो दोनों केसेस थे वो एक्टिव कोविड केसेस नहीं थे, और बट दोनों बच्चों को डायबिटीज था। तो और अभी जो हमने जितने ज्यादा मतलब बच्चे सेकंड वेव में मैनेज किए कोविड इन्फेक्शन से, तो ये सर्टेनली नहीं बोल सकते हैं कि ये कोविड की वजह से केसेस ज्यादा पाए गए हैं। बट यस, हमने 2 म्यूकोरमाइकोसिस के बच्चे हैं यहाँ पे मैनेज किए हुए हैं, बट ये इन कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं कि ये कोविड की वजह से है, क्योंकि हम हमारे जो एडल्ट क्लिनिशियंस है उनसे और ओवरऑल काफी सारा सुन रहे हैं कि एडल्ट में बहुत म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, पर मेरे हिसाब से बच्चों में इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों में फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सीवियरिटी नहीं है डिजीज की, इतना स्टेरॉइड यूज नहीं हो रहा है, उतना बोन मैरो डिप्रेशन नहीं हो रहा है, और भी मतलब जो एडल्ट के रिस्क फैक्टर्स है वो बच्चों में नहीं है। तो सिर्फ 2 केसेस अगर हम अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में देखते हैं, और वो दोनों बच्चों का लिंक ज्यादा डायबिटीज से है, और डायबिटीज में भी जो एक्सट्रीम वैरायटी ऑफ द डायबिटीज होता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज कीटोसिडोसिस, जहाँ पे शुगर्स कंट्रोल नहीं होते हैं, बॉडी में कीटोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ये 2 कंडीशंस में म्यूकोरमाइकोसिस होना बहुत वेल डिस्क्राइब्ड है। तो मैं ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंची हूँ कि ये जो बच्चों का म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस है वो कोविड के रिलेटेड या सेकेंड वेव के रिलेटेड है। ठीक। डॉक्टर कुमार, दिल्ली में भी क्या केसेस आए हैं बच्चों में म्यूकोरमाइकोसिस के, और आप क्या मानते हैं, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिन बच्चों को डायबिटीज नहीं भी थी? डॉक्टर साहब, आपका ऑडियो चेक करेंगे हम, और आपके पास फिर से लौटने की कोशिश करेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए। हाँ, बेसिकली हम बच्चों में भी कोविड देख रहे हैं, और हमारा मानना ये है कि बच्चों में भी उतना ही रिस्क है जितना एडल्ट्स में कोविड होने का रिस्क होता है। ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो भी हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं चाहे बच्चे हैं, उनको डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा होगा। बट एज फार एज इंसिडेंस इज कंसर्न, बच्चों में भी इंसिडेंस है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 5 से 10% तक बच्चे होते हैं जो कोविड के इन्फेक्शन होती है जिनमें, और उनमें से कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे, हालांकि वो परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट वो भी अफेक्ट होंगे। तो दिल्ली में किस तरह के मामले आ रहे हैं? क्या हमने देखे हैं दिल्ली में भी मामले बढ़ते हुए डॉक्टर साहब?
डेफिनेटली दिल्ली में अब तो कंट्रोल हो रहा है। अब तो पोस्ट कोविड जो है, जिनको पहले सेकेंड वेव में कोविड हुआ था, उनके आफ्टर इफेक्ट्स अभी हम देख रहे हैं और ऐसे पेशेंट्स एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में। बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बट जैसे हमने पहले ही बात करी कि बच्चों की ओवरऑल परसेंटेज ही कम है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे वैसे ज़्यादा नहीं आएंगे, बट बच्चों में भी उतना ही देखा जाएगा जितना एडल्ट्स में होता है। कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर सेठ, आप उन पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे जिनके बच्चों को कोमॉर्बिडिटीज हैं और जिनको कोविड हो गया है और या कोविड से अभी लड़ रहे हैं, तो आप उनके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो कोविड इन्फेक्शन है वो मतलब कोविड के पहले भी हम वो पेरेंट्स को सब सलाह देते थे कि जब भी कोई बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके रिकवरी फेज में भी नेक्स्ट 3 मंथ्स तक वो लोग प्रोन होते हैं दूसरे इन्फेक्शन को कैच करने के लिए। कोविड से पहले भी हमने देखा है कि कभी बच्चों को थोड़ा सा सर्दी खांसी हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसके कुछ दिनों के बाद दे कम बैक विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जहाँ पे उनको निमोनिया या दूसरे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और जो कोविड है, कोविड में जो कोविड का कॉम्प्लिकेशन है वो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। सो हम सब पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं कि कोविड इन्फेक्शन के रिकवरी के बाद में अगर बच्चे को नेक्स्ट 8 to 12 वीक्स में कोई ज्यादा फीवर आता है तो वो अपने पीडियाट्रिशियन के संपर्क में रहे। और जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के सिम्टम्स है जो हमने बहुत बार एक्सप्लेन किए, जैसे फीवर है, रेश होना, गले में गांठ आना, ब्रीदिंग फास्ट होना, वीकनेस ज्यादा लगना, बॉडी पे रेशेस होना, ऐसा कोई भी सिम्टम है तो आप पीडियाट्रिशियन के साथ तुरंत संपर्क में रहे। और ये उपरांत हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस या फंगस के भी सिम्टम्स एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जो ब्लैक क्रस्ट है वो हम लोगों ने बहुत बार वेजिटेबल्स पे देखा है, अपने घरों में देखा है, जहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का फंगस ग्रो होता है, रेगुलर बेस पे एक्चुअली ग्रो होता है। तो ऐसे कोई अगर सिम्टम्स या साइंस अगर बच्चों के बॉडी में भी दिखते हैं, अगर नेसल सिक्रेशंस में दिखते हैं, कोई पार्ट में ब्लैकनिंग चालू होती है, तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन का संपर्क करें। बट मैं ये बताना चाहूंगी कि बच्चों में सेकंड वेव में जो परसेंटेज है कोविड इन्फेक्शन का वो काफी ज्यादा बड़ा है। हमने क्लस्टर स्प्रेड्स भी महाराष्ट्र में देखे हैं, लेकिन उसकी कंपैरिजन में अगर हम एडल्ट और चिल्ड्रन का कंपेयर करें कि कितने एडल्ट को मॉडरेट और सीवियर डिजीज होता है, आईसीयू में रखना पड़ता है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट लगता है, स्टेरॉइड्स लगते हैं, और उनके जो कोमॉर्बिडिटीज है वो जो अगर कंपेयर करें परसेंटेज वाइज तो वो बच्चों में कम है। बाकी ये रिस्क फैक्टर्स जो है म्यूकोरमाइकोसिस के वो एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में सेम है, लेकिन बच्चों में वो रिस्क फैक्टर्स की जो परसेंटेज है कि जितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को डायबिटीज होगा अगर आप एडल्ट के साथ कंपेयर करें तो, कितने बच्चों को कैंसर है, कितने बच्चे कीमोथेरेपी पे है, कितने बच्चों को मतलब वो सब कोमॉर्बिडिटीज से जो एडल्ट्स में है वो इतनी नहीं है। और शायद ये वजह है कि बच्चों में अभी तक म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस देखे हैं और कोविड की वजह से हम ज्यादा जागरूक हुए हैं और हर चीज को कोविड के साथ लिंक करके एक इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कुछ कोरिलेशन है कि नहीं। लेकिन अभी के लिए जो एडल्ट में म्यूकोरमाइकोसिस को लेके जो एंजाइटी है, दहशत है और जो स्ट्रेस लेवल है, मेडिसिन को अवेलेबल करना, उसको टाइमली ट्रीट करना, उतना खतरा बच्चों में मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन अगर शायद वो सेंटर्स में लोग काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को सीवियर डिसीज से बहुत वेंटिलेट करना पड़ता है, या कोई कैंसर सेंटर है, बिल्कुल आप वो सही कह रही है, लेकिन जरूरी है हर चीज को इन्वेस्टिगेट करना। हमारे पास वक्त कम रह गया, माफ कीजिएगा आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों का ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए ये चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि जुड़ी ये इससे भी है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रही थी कि दूसरी लहर में भी ये देखा गया था कि बच्चों में इन्फेक्शन काफी हाई लेवल पे पाया गया था, और ये कहीं ना कहीं एम्स और WHO की एक सर्वे है उसमें पता चल रहा है, और इससे ये कहा जा रहा है कि शायद जिस तरीके से दूसरे वेव में रहा, तीसरे वेव में भी होगा कि उनके अंदर हाई इन्फेक्शन हो, लेकिन बच्चों के लिए खतरा बढ़ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 मार्च और 10 जून के बीच में 4 राज्यों में ये स्टडी की गई, जिसमें 4,500 लोग शामिल थे, जिसमें से 700 लोग जो थे वो 18 साल से कम उम्र के थे, यानी कि बच्चे थे, बाकी बड़े थे। अब 2 साल या उससे ज्यादा के बच्चे थे, और इस पे देखा गया कि जो 2 साल और उससे ज्यादा के बच्चे, उनमें ज्यादा खतरा रहेगा तीसरी वेव में, ऐसी आशंका नहीं है। और उसके पीछे वजह क्या रही है कि बच्चों में वयस्कों के मुकाबले सेरो पॉजिटिविटी रेट ज्यादा देखा गया। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? सेरो पॉजिटिविटी रेट का मतलब होता है कि वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज, यानी कि ज्यादा बच्चों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई शरीर में। जितना बड़ों में संक्रमण था लगभग उतना ही बच्चों में था।
तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि बच्चों में भी दूसरी वेव में संक्रमण हो रहा था, 55% तक हो रहा था, और जो 63% से ज्यादा वयस्कों में हो रहा था, और उनमें भी इतना हाई पॉजिटिविटी रेट था। तो इससे ये साफ हो जाता है इस दूसरी लहर के आंकड़ों से कि अब तीसरी लहर में भी इन्फेक्शन भले ही हाई रहे, बच्चों को खतरा नहीं होगा। अगर दूसरी वेव में बच्चों में खतरा नहीं दिखा तो तीसरी वेव में भी उम्मीद यही की जा रही कि बच्चों में ऐसा कोई अलग से खतरा तीसरी वेव में पैदा नहीं हो जाएगा। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। नमस्कार, एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति अगर कोविड से ठीक होकर आया हो तो उसे टीका लगवाना चाहिए या नहीं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। शुक्रिया डॉक्टर वली साहब हमसे बात करने के लिए। तो यही जानना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत से लोगों को इस बार कोरोना का एक्सपोजर हुआ, हल्का माइल्ड सिम्टम, थोड़ा मॉडरेट सिम्टम, कुछ सिवियर से भी ठीक होकर वापस आए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि क्या वो टीका लगाएं? जी, आपने ये जो सवाल उठाया है ये बहुत से लोगों के मन में है और एक रीएश्योरेंस के साथ भी है उनके मन में, लेकिन इसमें जो आपका प्रश्न है वो उनके फ्यूचर से जुड़ा है। ये बात सही है कि कोविड या किसी भी वायरस के संक्रमण के बाद हमारे शरीर में ऐसा मैकेनिज्म है जिससे इम्यूनिटी डेवलप होती है, बट वो इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होगी इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। उस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और उसको और पावरफुल बनाने के लिए और उसको सशक्त करने के लिए हमको कोविड का टीका लेना होगा। और मैं यहाँ बिल्कुल ऑफिशियली कोट करूंगा 2 लाइनें के लेटेस्ट गाइडलाइंस जो हैं वो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कोविड-19 के 3 महीने के बाद टीका जरूर लेना चाहिए, और इसमें मैं रेफर करूंगा डॉक्टर गुलेरिया को। तो ये बिल्कुल एक सेट पैटर्न है, 3 महीने या 3 महीने के आसपास टीका कोविड से संक्रमित लोगों को लेना है और उसकी सेकेंड डोज भी लेनी है। जी, और ये सबके लिए एक बराबर है अक्रॉस द बोर्ड, या क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम तो सिवियर से उठ के आए हैं, हमारे अंदर तो खूब सारी एंटीबॉडी होगी और वो उससे गुजर चुके हैं उस एक्सपीरियंस से, तो वो टीके से बचने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोशिश वो बचने की तो सभी लोग कर रहे हैं, ये तो आपके मुहिम जो चला रहे हैं इसका फायदा हो रहा है जो लोग टीका ले रहे हैं, मैं इसका क्लियर कट फायदा देख रहा हूँ, और ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और नहीं वो इम्यूनिटी सब में बराबर बनती है। मैंने टीके के बाद लोगों को बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बनते देखा है, जो उससे बहुत ज्यादा है जो लोग कोविड से सफर करके आए थे। क्योंकि व्यवहारिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसको टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, नहीं किसी प्रोटोकॉल में आता है, इसलिए हमको टीके की जो गाइडलाइन है, स्टैंडर्ड गाइडलाइन, उसी के हिसाब से चलना होगा और हमको टीका लेना होगा, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। मैं आपको एक बात बता दूं, और हम शायद इसकी बात करते भी रहे हैं कि कोविड के सफर होने के बाद कुछ लोग लंबे अरसे तक वायरस के पार्टिकल्स अपने शरीर में कैरी करते हैं, जिनको हम लॉन्ग हॉलर्स कहते हैं। वो पार्टिकल्स या तो हमारे शरीर की धमनियों की जो एस रिसेप्टर्स हैं उसमें बन जाते हैं, या जो लाइपोफिलिक टिश्यू है जैसे ब्रेन उसमें बन जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन फॉग टाइप के सिम्टम्स होते हैं। तो कोविड के जो दुष्प्रभाव हैं वो कई तरीके से शरीर को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये समझ लेना कि वंस कोविड एंड फ्री फॉर ऑल, नहीं, ऐसा नहीं है, फ्री फॉर एवर नहीं होंगे हमको कोविड के बाद पूरी सावधानियां बरतनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि लोगों को दूसरी बार भी संक्रमण हुआ है। और पॉल मैरिक जो बहुत बड़े एक डॉक्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि वायरस, जो इंटैक्ट वायरस है, वो हमारे शरीर में 10 से 12 दिन के बीच में गायब हो जाता है, लेकिन वो अपने छोटे छोटे कण, कैप्सिड्स और स्पाइक प्रोटीन और उसके जो आरएनए के पीसेज हैं वो छोड़ जाता है, जो
स्यूडो वायरस की तरह बिहेव करते हैं और उनसे बचने के तरीके में सारी सावधानियां आती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब 1 मिनट ही मेरे पास रह गया है, लेकिन री इन्फेक्शन आपने उठाया, तो री इन्फेक्शन क्या टीका लगाने के बाद इसका खतरा कम हो जाएगा? बिल्कुल, री इन्फेक्शन का खतरा कम होगा, डेथ का खतरा कम होगा, सीवियर संक्रमण का खतरा कम होगा, आईसीयू में एडमिशन का खतरा कम होगा, ये सारे खतरे कम होंगे। और एक प्रोटेक्शन और एक रीएश्योरेंस, सबसे बड़ी बात जो है वो रीएश्योरेंस, और वायरस का इसका खास तौर से ताल्लुक है हमारी मेंटल स्टेट से और हमारे कॉन्फिडेंस से और हमारे रीएश्योरेंस से, और दैट बूस्ट्स आवर इम्यूनिटी। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अब तो आपने डॉक्टर से भी सुन लिया है कि अगर आप ठीक होके आ भी गए हैं तो आपके लिए टीका फिर भी बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस का खतरा जारी है, पैंडेमिक हमारे आसपास ही है, इसलिए टीका जरूर लगवाएं। नमस्कार।